एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं डीएनए के मॉडल के बारे में। डीएनए के मॉडल को देखने से पहले हम लोग चारगैप के नियम को देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एरविन चारगैप। इन्होंने 1950 में एक अपना नियम दिया था, जिसे हम लोग चारगैप के नियम से जानते हैं। इन्होंने अनेक जीवों के डीएनए का अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने अपना एक नियम दिया। उन्होंने अपने नियम में बताया कि सभी जो डीएनए अणु होते हैं उनमें एडेनिन की संख्या थायमिन के बराबर और गुआनिन की संख्या साइटोसिन के बराबर होती है। विभिन्न जीव जातियों के डीएनए में एडेनिन और थायमिन का जो अनुपात होता है और गुआनिन और साइटोसिन का जो अनुपात होता है वो भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक ही जीव जाति के सदस्यों में इनकी संख्या समान होती है। मतलब कि अगर दो ह्यूमन है तो सभी ह्यूमन के अंदर एडेनिन और गुआनिन साइटोसिन इनका जो अनुपात होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर एक ह्यूमन है और एक कोई दूसरा एनिमल है तो इनमें एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमिन का जो अनुपात होगा वो अलग अलग होगा। और उन्होंने बताया कि एक ही जीव जाति के सदस्यों में उपस्थित डीएनए के कुल अणुओं में समाक्षारों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। यानी कि अगर एक ही प्रकार की जीव जाति है तो उनके डीएनए में उपस्थित समाक्षार के अणु जो होंगे वो लगभग बराबर होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके बारे में बताया था एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रोजलिंड फ्रैंकलिन तथा मॉरिस विल्किंस नाम के वैज्ञानिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इन दोनों ने 1951 और 1953 में डीएनए के क्रिस्टलों का यक्स किरण विवर्तन द्वारा कुछ चीजें बताई। जैसे कि इन्होंने बताया, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने बताया कि डीएनए के जो अणु होते हैं वो डबल हेलिक्स यानी डबल स्ट्रैंडर या हिंदी में बोले तो दो सूत्री कुंडली होते हैं, जिसमें एडेनिन के सामने थायमिन और गुआनिन के सामने साइटोसिन होता है। न्यूक्लियोटाइड के एक मोनोमर के बाद न्यूक्लियोटाइड मोनोमर के प्रत्येक 10 जोड़ी के बाद कुंडलन में क्या होता है, घुमाव होता है। अब न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? तो एक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनीय समाक्षार और फास्फेट ग्रुप मिलकर न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं, जिसके प्रत्येक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो 34 सिंगल स्ट्रांग होती है। ये बताया रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने। पर अभी तक जो मॉरिस विल्किंस थे और एरविन चारगैप थे, इन लोगों ने ये बताया कि हमारा जो डीएनए है वो किस तरह का है, यानी कि उसके सभी कैरेक्टर के बारे में बताया। बट हमारा डीएनए दिखता कैसा है इसके बारे में वो दोनों नहीं बता पाते हैं। फाइनली वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक आते हैं जिनका पूरा नाम जेम्स वाटसन और फ्रांसिस्को क्रिक है। इन लोगों ने अपना प्रयोग किया था 1953 में। 1953 में इन्होंने डीएनए का एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। अगर हम इनके डीएनए स्ट्रक्चर को देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब उन्होंने अपने इस मॉडल में उस समय हमें जितनी भी चीजें पता थी सारी चीजें उनकी इस मॉडल को सत्यापित करती हैं। जैसे कि डीएनए कैसा है, द्विसूत्रीय डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसके एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं। चित्र में हमें 1, 2, 3 यहाँ पे 4 या 5 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, बट वास्तव में हमारे एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच इस न्यूक्लियोटाइड की संख्या जो होती है वो 10 होती है। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि अगर हम देखें तो एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच की जो दूरी है वो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर यहाँ पर एडेनिन होगा तो यहाँ पे हम थायमिन लिखेंगे। अगर यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा। एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायमिन से जुड़ता है, जबकि गुआनिन
3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एक यहाँ पे लघु खांच बनती है और एक तरफ यहाँ पे दीर्घ खांच बनती है, माइनर और मेजर। अगली बार वाले में इधर हमारा मेजर होगा और इधर हमारा माइनर होगा। अगर हम देखें तो हमारे डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड होता है वो प्रतिमुखी होता है, यानी एंटीपोलर होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 प्राइम में लिख रहा हूँ तो इधर हमारा 3 प्राइम होगा, और सेम इस साइड अगर हम आए तो यहाँ पर 3 प्राइम होगा और यहाँ पे 5 प्राइम होगा। वाटसन क्रिक ने जो ये मॉडल दिया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये था वाटसन और क्रिक मॉडल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।